ओके बेटा, ध्यान दीजिए। हमें अब जो अगला टॉपिक फोकस करना है दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। इम्पल्स क्या चीज है और ये फोर्स से किस तरह से हट के थोड़ा सा देखो क्या है। फोर्स जो लगता है किसी बॉडी पे एक लंबे अरसे के लिए लगता है। जैसे ये चेयर को मैं खींचते हुए लेके आ रहा हूं, इन एक्चुअल सेंस मैं इस पे क्या लगा रहा हूं, फोर्स। मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स। और इस फोर्स के वजह से इस चेयर का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। और अब अगर सपोज करो मैं इसे किक करता हूं, है ना, या फिर जस्ट ऐसा हिट करता हूं, तो ये जो मैंने लगाया इंपल्स लगाया, ये फोर्स नहीं लगाया, है ना। जब आप कीला ठोकते हैं, जब आप बैट से बॉल को हिट करते हैं, जब आप फुटबॉल को किक करते हैं, जब किसी को थप्पड़ मारते हैं, जब किसी को बुक्का मारते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, एक लार्ज फोर्स लगता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंपल्स। सो व्हाट इज इंपल्स? व्हेन अ लार्ज फोर्स, व्हेन अ लार्ज force acts on the body for a short duration of time, this is called as impulse. दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स। जब एक बहुत बड़ा फोर्स लगता है एक छोटे से अरसे के लिए किसी बॉडी पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंपल्स कहते हैं। ग्राफिकली इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि अगर सपोज करो फोर्स और ये टाइम, और मैंने क्या कहा कि बहुत एक लार्ज फोर्स एक्ट हो रहा है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है, T1 से लेकर T2 तक का जो टाइम है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टाइम गैप है। इसमें आप क्या देख रहे हैं बेटा, ग्राफ दिख रहा है फोर्स का। फोर्स एकदम से बड़ा और एकदम से फिर कम हुआ, तो हम इस एक्शन को कहा जाता है फोर्स। ओके, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं रैंडमली फोर्स की कोई वैल्यू लेता हूं, मैं बोलूंगा ठीक है, इस छोटे से टाइम dt में जो फोर्स होगा वो मान लो F होगा। तो इंपल्स को di dj जो भी आप देना चाहते हैं उसको अल्फाबेट, इंपल्स को मैं बोलूंगा इसमें कितना इंपल्स लगा, तो उस फोर्स को मैं क्या करूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा। फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा और कहूंगा इस छोटे से टाइम dt में, इस छोटे से टाइम dt में जो इंपल्स है वो इतना है। अच्छा, अगर मैं कहूंगा मुझे एक वो टाइम गैप T1 टू T2 में कितना इंपल्स आया होगा, तो ठीक है, टाइम T1 टू T2 में कितना इंपल्स आया होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन वेक्टर F डॉट dt T1 टू T2, इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो देखो बेटा, यहां पे अगर आपको इंपल्स कैलकुलेट करना है और आपको फोर्स की इक्वेशन दी गई है, आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इंपल्स। क्या कैलकुलेट करना है, इंपल्स। और किसकी इक्वेशन दी गई है, फोर्स की इक्वेशन, वेयर फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जहां पर फोर्स क्या बेटा, फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंपल्स कैलकुलेट करना है, मुझे फोर्स की इक्वेशन दी गई है, तो भैया मुझे सिंपली उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और आपको क्या मिल जाएगा, इंपल्स मिल जाएगा। आई बात समझ में आपको? ओके, गॉट दैट। चलो ठीक है, मान लिया। अब इससे एक बात समझ में आती है, बोले क्या समझ में आती है? अगर आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आपको मालूम होगा कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय छोटा सा टाइम, ये उसका इंटीग्रेशन करने पे इंपल्स मिलता है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने एक पढ़ाया था इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व। तो अगर मुझे
फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है. इफ वी हैव फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, then impulse can be calculated by taking area under the curve. कि अगर मेरे पास फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है तो मैं इंपल्स कैलकुलेट कर सकता हूं बाय टेकिंग एरिया अंडर द कर्व. फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है. ठीक है बेटा. आप एक और बात जानते हो, ऑल्सो वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू डी वेक्टर पी अपॉन डी टी. Therefore, impulse can be given as integration d vector p upon dt t1 to t2 into dt. अब क्या हो गया बेटा, dt और dt हो गया कैंसल. देखो वेक्टर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d वेक्टर p. अब देखो टाइम कैंसल हो गया. अब यहां इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, मोमेंटम का. दैट्स व्हाई यहां पर जो लिमिट्स असाइन होंगे वो भी किसके होंगे, मोमेंटम के ही होंगे. तो अब मैं कहूंगा देयरफॉर वेक्टर i इक्वल्स टू, ओके इंटीग्रेशन बाकी है भैया, वेक्टर p dp का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dp का इंटीग्रेशन p होगा और यहां पर p1 टू p2. देयरफॉर वेक्टर i इक्वल्स टू वेक्टर p2 माइनस वेक्टर p1, ये हम लोग कह सकते हैं. और अगर मास कांस्टेंट है, मैं मास को बाहर निकाल लूं तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1. इंपल्स को आप i से भी डिनोट कर सकते हैं, j से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल J भी उसका सिंबल होता है. तो कई बार ऐसा होगा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते वक्त मैं इंपल्स को i के जगह वहां पे j लिखूंगा, है ना, ऐसा कई बार हो सकता है. ओके ठीक है. अब देखो, अब अगर सपोज करो मैं यहां पर इस पूरे फोर्स का एवरेज वैल्यू ले रहा हूं, इस पूरे फोर्स का क्या ले रहा बेटा, एवरेज वैल्यू. तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं, ऑल्सो इंपल्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन t1 टू t2 एवरेज फोर्स इंटू dt. अगर आपने एवरेज फोर्स लिया है तो उस एवरेज फोर्स की एक सिंगल वैल्यू रहेगी, यानी एवरेज फोर्स जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट में देखते हैं कि एक पर्टिकुलर रन में एक पर्टिकुलर ओवर में कुछ रन्स आते हैं. मैं बोलूंगा पहले बॉल पे उसने छक्का मारा, फिर दूसरी बॉल पे चौका मारा, फिर तीसरी बॉल पे इतना, फिर चौथी पे इतना, पांचवी पे इतना, छठी पे इतना. फिर आप पूरे ओवर का क्या निकालते हैं, स्कोर का एवरेज निकालते हो, जिसको आप रन रेट बोल देते हो. तो भाई ठीक है, मैं एक एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूं. तो देखो हर बॉल पे रन्स अलग अलग थे, हर बॉल पे रन्स अलग अलग थे. आपको नहीं लगता कि मगर एवरेज वैल्यू तो उसकी एक ही होंगी, है ना, एवरेज वैल्यू तो क्या होंगी, एक ही होगी. ठीक है. तो वैसे ही यहां पर एवरेज वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी. तो ठीक है, तो इसी वजह से मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं, इंटीग्रेशन t1 टू t2 इंटू dt. देखो एवरेज फोर्स dt का t और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालने के बाद t2 माइनस t1 एंड दैट्स इट. ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया. अब देखो बेटा, आपने इंपल्स के अलग अलग फॉर्मूले देखे. अगर मैं इसका इंपल्स का एसआई यूनिट अगर आप देखो तो क्या हो सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. डायमेंशन क्या आएगा बेटा, m1 l1 t माइनस 1. आई बात समझ में, ओके दैट्स इट. लिख लो बेटा. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है. ओके हम लोग काफी लोग अगर मैं पूछूं तो बोलते हैं ये स्टेटमेंट तो सभी को याद होता है ऑलमोस्ट, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्ट. ये आर्ट्स वाले बंदे से पूछे तो भी उसको मालूम होता है कि भैया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है. ठीक है ओके, मगर थोड़ा हम लोग प्रॉपर वे में कहेंगे इसको, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थोड़ा सा अधूरा स्टेटमेंट है. इसमें कुछ बातें छुपी रह जाती है जो क्लियरिटी नहीं
जिसकी क्लैरिटी नहीं आती। बोले क्या? तो देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ए exert force vector F on the other object B, comma, then the object B will exert a force minus vector F, check B on A along the same line on which force was acting। तो देखो, सिंपल सी बात है। अब एक ब्लॉक ए कंसिडर करके चलो, ब्लॉक ए, और ये ब्लॉक बी यहां इस तरह से रखा गया है। आप क्या कर रहे हो बेटा? ब्लॉक ए को एक पुशिंग फोर्स पी लगा रहे हो। ब्लॉक ए को क्या लगाया आपने? एक पुशिंग फोर्स पी। आप पुश कर रहे हो उधर, तो जाहिर बात है ए ब्लॉक क्या करेगा बेटा? बी ब्लॉक को पुश करेगा। तो ए ब्लॉक बी ब्लॉक को पुश करेगा विद अ फोर्स वेक्टर एफ। ए ब्लॉक बी ब्लॉक को क्या करेगा? पुश विद अ फोर्स वेक्टर एफ। तो बी ब्लॉक भी क्या देगा? उसका रिएक्शन, है ना, और वो उसे क्या करेगा? उसी लाइन में क्या करेगा? फोर्स माइनस वेक्टर एफ से उसको रिप्लाई देगा या फिर रिएक्शन देगा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा एक्शन फोर्स ये है और ये क्या है? रिएक्शन फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस क्या बना रहे बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी ड्यू टू ए, फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू ए इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू बी। और ये दोनों फोर्सेस मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? एक्शन रिएक्शन पेयर। इसी वजह से कहा गया है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बोले कैसे एग्जांपल्स है? चलो देखते हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल्स देखते हैं और कुछ मिसकंसेप्शंस आएंगे वो भी। एग्जांपल नंबर 1, मान लो दो मासेस है m1 और m2 और उनके बीच का एक फलाना फलाना डिस्टेंस होगा, जो भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा। अब होगा क्या बेटा? आपका अगर m1 और m2 मास है, आपने देखो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जब मैंने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, याद है आपको? इंट्रोडक्शन में मैंने फोर्सेस को क्लासिफाई किया था। 4 फोर्सेस होते हैं, पूरी यूनिवर्स के सारे फोर्स 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इफ यू रिमेंबर वेरी वेल, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स उन मासेस की ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है जिनके पास मास है। तो इनके पास तो मास है ही, तो इनके बीच में भी क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सेकंड, एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फर्स्ट। तो हम देखेंगे कि वेक्टर F12 is an equal and opposite of vector F21। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ज है प्लस Q1 और उसी लाइन में दूसरा चार्ज है प्लस Q2। अब होगा क्या बेटा? यहां पे, है ना, ये चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो कितना? फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड, एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द सेकंड चार्ज ड्यू टू द फर्स्ट। ओके, तो अब अगर मैं कहूं यहां पे वेक्टर F12 इक्वल्स टू वेक्टर, यहां पर इस तरह से आपके फोर्सेस लगे हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि वेक्टर F12 इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ वेक्टर F21। ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे यहां पर ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह बिहेव कर रहे थे। आई बात समझ में? अगर सपोज करो, ओके, सपोज करो मैं क्या करता हूं, एक ब्लॉक को
सरफेस पे रखता हूं, ओके, और वो ब्लॉक रस्सी से बंधा हुआ है, और मैंने क्या किया बेटा, यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जिसकी वजह से रस्सी में क्या क्रिएट हो गया, टेंशन, और वो टेंशन फोर्स होता है बेटा इस तरफ, है ना। और अब मैं यहां कह सकता हूं कि यहां पर टेंशन एंड आपका एक्सटर्नल फोर्स दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। वंस अगेन द रीजन इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर रोलिंग चेयर पे बैठा हूं, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल बताया था शायद से, कि अगर मैं यहां रोलिंग चेयर पे बैठा हूं और मैंने क्या किया, आप मेरे पास एक भारी भरकम मास है और उसको ऐसा जोर से फेंका, है ना। अब मैंने थ्रो किया, अब अगर मैंने एक बड़े से मास को ऐसा थ्रो किया तो उसके रिएक्शन में मैं पीछे की तरफ फोर्स फील करूंगा। अब इमेजिन करो कि मैं एक फॉर एग्जांपल रॉकेट हूं और मेरे हाथ में जो बैग या जो भी भारी मास है वो असल में उसका फ्यूल है, जो जल के बाहर ऐसा फेंक रहे हैं हम लोग। तो जल के अगर फ्यूल को आप ऐसा बाहर फेंकेंगे तो रिएक्शन में आपका रॉकेट भी क्या होगा, पीछे जाएगा, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट भाई ध्यान में रखना है यहां पे। तो यहां के इन केस ऑफ रॉकेट प्रपल्शन, in case of rocket propulsion, force exerted on burning gas is equal and opposite of force on rocket, is equal and opposite of force on rocket. For example, जैसा कि अगर ये रॉकेट इमेजिन करो आप, ओके, और इस तरह से हमारा रॉकेट दिया गया है, और हम कहेंगे कि मान लो इस रॉकेट का मास कैपिटल है, और हो क्या रहा है बेटा, बर्निंग गैस पूरी जल के ऐसा बाहर निकल रही है, तेजी से इस तरह से बाहर निकल रही है, और इस बर्निंग गैस की स्पीड ये क्या है बेटा, यू है, ओके। और हम क्या देख रहे हैं, लगातार हर सेकंड में डीएम मास जो है इसका वो जलकर बाहर निकल रहा है, हर एक सेकंड में डीएम मास जल के बाहर निकल रहा है। तो अब रिएक्शन में क्या होगा, देखो ये है फोर्स ऑफ गैस, ये फोर्स ऑफ गैस, और रिएक्शन में क्या होगा, फोर्स ऑफ रॉकेट, रॉकेट जाएगा ऊपर की तरफ, तो फोर्स ऑन रॉकेट, ये रॉकेट जाएगा ऊपर की तरफ। तो मैं यहां लिखूंगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, force exerted by gas is equals to force exerted by rocket, है ना, इक्वल एंड अपोजिट, सॉरी। और इन मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉकेट, ओके। अब ऐसा है कि अगर सपोज करो इफ रॉकेट इज very high in sky, अगर रॉकेट काफी ज्यादा ऊपर है स्काई पे, तो आप ये देखेंगे ये इक्वेशन ऐसी लिखा जा सकती है, u dm by dt, और ये मास ऑफ रॉकेट इनटू एक्सेलरेशन। भाई ये कैसा, ये फोर्स ऑफ गैस, आप जानते हैं बेटा गैस यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकल रही है, और मास लगातार गैस का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आपको याद होगा मैंने जब लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था सेकंड लॉ, और मैंने कहा था अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा और मास वेरिएबल रहा तो क्या फॉर्मूला लगता है बेटा, यू डीएम बाई डी टी का फॉर्मूला लग जाता है। बेटा वही हुआ यू डीएम बाई डी टी, ये फोर्स ऑफ रॉकेट, तो फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट, क्योंकि रॉकेट एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, गैस कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकल रही है, मगर रॉकेट की स्पीड बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। तो और हम जानते हैं कि फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है, तो इसीलिए यहां पर मैंने इसको ऐसा लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन। Whereas if the rocket is near or on the
सरफेस ऑफ अर्थ रॉकेट नियर या ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, देन ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है dm बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ओके, अब ये क्यों आया, कैसे आया, तो जब ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा तब जाके डिटेल में समझ में आएगा। अभी का फिलहाल पे आपको ये जैसे के वैसे लिखना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, नोट। नॉर्मल रिएक्शन of any surface and and weight of the object होना चाहिए था, and weight of the object do not form action reaction pair. Do not form action reaction pair. Normal reaction of any surface and weight of the object do not form action reaction pair. अक्सर ये लोग कहते हैं कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल दो, तो कोई ये बोलता है कि मैं देखो चेयर पे बैठा हूं, मेरा वजन चेयर पे पड़ रहा है और चेयर उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, नो डाउट नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है। इस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है। आप लोग सब चेयर पे बैठे हैं, आपका जो अपर पार्ट का जो वेट होगा ना वो चेयर पे पड़ रहा है और चेयर का जो सरफेस है उतना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जनरेट कर रहा है, वो संभाल रहा है उसको, ऑब्जेक्ट को, है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन उतना ही होगा जितना अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का क्या होगा बेटा, वेट होगा। आई बात समझ में आपको, है ना। मगर ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे नहीं कर रहे। ये जो इक्वल है ना, ये न्यूटन थर्ड लॉ के वजह से नहीं है। वो क्यों नहीं है सब बताऊंगा डिटेल में। बिल्कुल इसी तरह से टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट also do not form action reaction pair in accordance with the Newton's third law। तो ये भी टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं जनरेट करते, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो इस स्टेटमेंट को गौर से देखो, गौर से स्टेटमेंट को देखो। इफ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट फोर्स वेक्टर एफ ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट बी विल एक्सर्ट फोर्स माइनस वेक्टर एफ ऑन द ए ऑब्जेक्ट अलोंग द लाइन। वो लाइन बात थोड़ा ठीक है। अच्छा एक बात बता, अगर सपोज करो ये पेन को मैंने यहां रखा, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वो फोर्स जो सरफेस लगा रहा होगा इस पेन पे। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वो फोर्स जो कौन लगा रहा, सरफेस लगा रहा पेन पे। ओके, वेट क्या है, वो फोर्स जो अर्थ लगा रहा है। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता, हाथ लगाएगा क्या मेरा, नहीं, कौन लगाएगा, अर्थ। वो फोर्स जो अर्थ लगा रहा है पेन पे। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो आटा साटा होने वाला था ना। पेन लगाएगा सरफेस पे तो सरफेस भी लगाएगा पेन पे, ये तो दोनों फोर्स कहां पर लग रहे, पेन पे ही। पेन तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है ना, क्योंकि इसमें एक जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन वो पेन पे लग रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे वो भी तो पेन पे लगा, पेन थोड़ी लगा रहा है फोर्स वो। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है वो यहां कैसे फिट बैठ रहा, फिट कहां से बैठ रहा है ना। मुझे वो फोर्स चाहिए जो पेन लगाएगा सरफेस पे, उसको भी नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो भाई असल में वेट और नॉर्मल रिएक्शन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये इक्वल होते हैं क्योंकि इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन सेम है। उन दोनों का क्या सेम है, नॉर्मल। मतलब कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, पेन का सरफेस पे और सरफेस का पेन पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बताइए आपका रजिस्टर, अब ये एक रजिस्टर है जैसा मेरे पास है, ये मेरे हाथ में मैं रजिस्टर को रखता हूं।
आप सबको शायद से मैंने एक चीज करने लगाया था, आपको एंगल चेंज करने लगाया था, याद है? तो मैं जैसे जैसे एंगल चेंज करता हूं मुझे हाथ पे वजन उसका कम फील होता है। तो अब ऐसा है कि जब मैं इसको टिल्ट कर दूंगा, मान लो इसको मैंने जी साइन थीटा, हाँ 30, मान लो 30 डिग्री के एंगल से मैंने टिल्ट किया, इसका असल वजन था 10 न्यूटन। इसका असल वजन कितना था? 10 न्यूटन। जब मैंने इसको ऐसा टिल्ट किया तो मेरे हाथ पे 5 न्यूटन का फोर्स फील हुआ 30 डिग्री एंगल से। मैं बोला नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 5 न्यूटन, क्योंकि मेरे हाथ को कितना फोर्स फील हो रहा? 5 न्यूटन। ऐसा लग रहा है कोई 5 न्यूटन का वजन रखा हुआ है यहां पे, मगर उसका असल वजन कैसा है? 10 न्यूटन। तो क्या यहां पर नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक्शन रिएक्शन पेयर बने क्या? क्या नॉर्मल रिएक्शन और वेट की वैल्यू सेम हो गई क्या? नहीं बेटा, ये एक प्रॉब्लम आता है इसके साथ कि यहां इशू ये है कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट ये दोनों भी ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, सेम ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। यहां फोर्सेस का लेन देन नहीं है। सेम टेंशन के साथ है कि अगर मैं कोई धागा देखो टी, मैं बोलूंगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप क्या बनाते हो? टी और वेट mg, नहीं ये टी और वेट mg, हम लोग लिखते हैं टी इक्वल्स टू mg। आपको याद है ना फ्री बॉडी डायग्राम में वो रूल है कि आप सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस की लिस्ट बनाते हैं। अगर सिस्टम किसी और पे फोर्स लगाया तो वो लागू नहीं होता। रस्सी ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रही है? टी। ब्लॉक रस्सी पे जो फोर्स लगा रहा है उससे जरूरी नहीं है कि आप वेट mg बोलो, कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। तो बेटा यहां जो टेंशन है और यहां जो वेट है, ये दोनों के दोनों फोर्सेस किस पे लग रहे हैं? ब्लॉक पे। हमें वो फोर्स चाहिए जो ब्लॉक लगाएगा रस्सी पे, वो फोर्स का तो मैंने यहां पर जिक्र भी नहीं किया है ना। इसी कारण से टेंशन और वेट आपका एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है वो जो फोर्सेस होते हैं सेम खानदान के होते हैं। सेम खानदान मतलब क्या? अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है दूसरा भी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, और एक्सटर्नल फोर्स ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, है ना। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और वेट जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। नॉर्मल रिएक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशन अगेन वेट एक अगेन क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके कारण से हम लोग ये कहेंगे कि भैया नॉर्मल रिएक्शन और वेट, टेंशन इन द स्ट्रिंग और वेट ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें असल में क्वेश्चंस में एग्जाम से पूछे जाती है कि भाई बताओ कि भैया ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये बहुत डिटेल में सारी बातों का मालूमात हमें होना चाहिए। अब लिख लो।